नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हंटर आयोग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ बातें की थी, जिसमें उसके कार्य क्या हैं, फिर उसके संस्तुतियाँ क्या थी, प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए। आज हम लोग बात करेंगे कर्जन की शिक्षा नीति, जो 11 मार्च 1904 को प्रभावी होकर हमारे देश में आया था। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन था तो बड़ा व्यक्ति, अच्छा, लेकिन उसके जो कार्य थे इतने विवादित हुए थे, जिससे उसकी छवि भारत में खराब होती गई। सबसे पहले उसका जो सबसे बुरा कार्य था बंग भंग, जो 1905 में आया था। ये ध्यान रखिएगा, 1905 में बंग भंग हुआ था, जिसे बंगाल को तोड़ के पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में तब्दील कर दिया गया 1905 में। फिर उसके बाद शिक्षा के प्रति उन्होंने जो कार्य किए, अच्छा, दो बातें याद रखिएगा आप लोग। एक तो 1905 में बंग भंग हुआ था। एक प्रश्न कभी कभी पूछता है, आपकी बीटीसी में नहीं लेकिन एक जीके का प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को कब वापस लिया गया। तो 1911 में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया, दिल्ली दरबार हुआ था उस समय। ठीक है, चलिए आगे आज हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। देखिए, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति है वो 3 रूपों में आपके सामने उभर कर आती है। शिमला शिक्षा सम्मेलन, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। देखिए, कभी कभी ना शिमला समझौता जुबान से निकल जाता है। शिमला समझौता अलग है, जो 1971 में की लड़ाई जब बांग्लादेश से हुई थी, तब इंदिरा गांधी के समय हुआ था शिमला समझौता। लेकिन ये शिमला शिक्षा सम्मेलन है, तो इसके कार्यों को हम अलग अलग देखेंगे। पहले हम बात करते हैं शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901। देखिए, इसने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन ने गुप्त रूप से 15 दिन तक एक सम्मेलन किया, एक बैठक कराई, जिसमें पूरे देश के जो शिक्षा संचालक और ईसाई मिशनरी के लोग थे उनको बुलाया और उनके साथ एक बैठक की, और उन्होंने 150 प्रस्ताव निकाला, जिससे कि भारतीय शिक्षा में सुधार किया जा सके। ठीक है, शिमला सम्मेलन 1901, ये ध्यान रखिएगा, 1901 में भारत के शिक्षा संचालकों और ईसाई मिशनरियों का एक सम्मेलन किया गया, जिनमें 150 प्रस्तावों को पारित किया गया और ये गुप्त रखा गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या उसमें इसके प्रभाव हुए। कुछ 150 में कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। कर्जन ने अपनी सुधार योजना यहीं से शुरुआत की, जिसमें 150 प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करेगी। इसको तो हंटर ने भी कहा था कि शिक्षा का जिम्मेदारी ब्रिटिश पे होगा। तीसरा जो था, सरकार ऐसी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करेगी जो निजी संस्थाओं के लिए आदर्श रूप में, देखिए प छूटा, अब मैं आ का मात्र एक खड़ी पाई छूटा हुआ है कंप्यूटर पे, जब मैं टाइप करता हूँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, प करता हूँ हाफ हो जाता है वो। खैर, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे यह रूप, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये प का एक खड़ी पाई रहेगा, रूप। ठीक है, रूप प्रदान करेगी। सरकार आवश्यकता पड़ने पर धन आवंटन करेगी। देखिए, आवश्यकता पड़ने पर, ये निश्चित नहीं कि हाँ सबको धन करेगी, ये ध्यान रखिएगा, आवश्यकता पड़ने पर धन आवंटन करेगी। भारतीयों में इस सम्मेलन के बाद असंतोष और क्रोध व्याप्त हो गया, राष्ट्रीय चेतना जागी, क्योंकि उनका, भारतीयों का मानना था कि इस सम्मेलन में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, जिसको गुप्त रूप से 150 प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जो भारत में लागू होगा, भारतीयों के ऊपर थोपा जाएगा, भारतीयों की शिक्षा के रूप में थोपा जाएगा, लेकिन इसमें भारतीय शामिल नहीं थे। इसमें क्या हुआ कि लोगों में रोष, द्वेष और राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कार्य उनका हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। मैंने एक बार आपसे कहा था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, पिछले जब हम पढ़ रहे थे हंटर आयोग, इसमें मैंने बात किया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 2 हुए हैं, एक 1902 और 1948 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय, 1948 में, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग भी बोलते हैं, वो हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 भारत हुआ। एक स्वतंत्रता से पूर्व 1902 आपके सामने दिखाई दे रहा है, और 1948 में, जो कि राधा कृष्णन आयोग के नाम से प्रसिद्ध है,
1948 में, ठीक है। हुआ था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भारत में की गई थी, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जनवरी 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, जिसमें 2 शिक्षाविद रखे गए। जब देखिए 1901 में थोड़ा विद्रोह हुआ तो 2 शिक्षा विद्रोह 2 शिक्षा विदों को रखा गया भारतीय, जिसमें गुरदास बनर्जी थे और सैयद हसन बिलग्रामी। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष थे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के, रेले थे। इसीलिए इस आयोग का नाम रेले आयोग भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, रेलवे आयोग किसे बोलते हैं? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 को। राधा कृष्ण आयोग किसको बोलते हैं? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1948 को, ठीक है। तो इसे रेले आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्या क्या सुझाव और संस्तुतियाँ थी, रिकमेंडेशन क्या था इनके, देख लीजिए। विश्वविद्यालय के पुनर्गठन पर बल दिया गया और नए विश्वविद्यालय खोलने पर रोक लगा दिया गया। कहा कि पहले जो विश्वविद्यालय है उसी को सुधार किया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक समय सीमा निश्चित की गई, सभी का एक जैसा सीमा होगा, ठीक। वर्तमान विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद और पंजाब का शिक्षण संस्थाओं के रूप में पुनर्गठन करना चाहिए। पहले पुनर्गठन करके फिर से उसको एक साथ सबका परीक्षा हो, एक साथ सबकी टाइम टेबल हो, एक जैसे उनके सिलेबस हो और हर विश्वविद्यालय में एक जैसे पाठ्यक्रम चलाए जाएं, ऐसी बात की गई। हाई स्कूल और उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की संस्तुति की गई। ये आपके भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के रिकमेंडेशन या सुझाव थे। हम आगे एक और पढ़ लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1902 में आयोग ने अपनी संस्तुतियां दी थी, 11 मार्च 1904 में उसको अधिनियम या कानून बना दिया गया। यही लॉर्ड कर्जन का शिक्षा नीति या शिक्षा के प्रति, हमने शुरू में लिखा था लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 11 मार्च 1904। यह जैसे ही अधिनियम बना, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति लागू हो गई। 1904 में 11 मार्च को जो भारतीय शिक्षा आयोग या यहाँ विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग नहीं, यहाँ विश्वविद्यालय आयोग हुआ, इसको आप कर लीजिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। उपेक्षा करने के कारण भारतीय जनता द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, किंतु कर्जन रेले आयोग, वही भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों को स्वीकृत कर 11 मार्च 1904 को भारतीय शिक्षा आयोग परिषद में कानून का रूप देकर, भारतीय शिक्षा आयोग परिषद था उसमें उन्होंने कानून का रूप देकर उसे क्या कर दिया, लागू कर दिया। जिसका विरोध गोपाल कृष्ण गोखले का आप जानते होंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, का विरोध किया गया, ठीक है। इसके सुझाव क्या थे? विश्वविद्यालय को चाहिए कि अध्ययन व शोध के लिए प्राध्यापकों या प्रवक्ताओं की नियुक्ति करे, प्रयोगशाला, पुस्तकालयों, लाइब्रेरी का प्रबंध करे, विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक ना हो, उप सदस्य आजीवन न होकर केवल 6 वर्ष के लिए नियुक्त होने चाहिए, मेम्बरान की बात हो रही है। उप सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए, अपने से नहीं, जो सरकार जिसको चाहेगी उसी को बनाएगी। चुने हुए सदस्यों की संख्या कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय से अधिक 20 और शेष से 15। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास से 20 और कौन कौन विश्वविद्यालय बचे पिछले स्लाइड्स में? आप कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद और पंजाब, ठीक है। तो 20 60 हो जाएंगे, 15 45, तो 100 से नीचे हो गए, ठीक है, 95 तो होने चाहिए। ये संस्तुतियाँ थी आपके विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के। आज हम लोगों ने कर्जन के बारे में पढ़ा। पढ़िए, लिखिए, स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।